इन आवर सीरीज ऑन हाउ टू रीड अ बुक हमने आखिर में सवाल पूछा व्हाट ऑफ इट। आखिरी में समझना होता है ना व्हाट ऑफ इट किसी भी चीज़ का। इफ यू हैव टू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट ऑफ इट। ये इतना सारा मैंने पढ़ लिया, ये इतना सारा मैंने समझ लिया, व्हाट ऑफ इट। इट्स नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दैट, that would show that you have understood what you were studying. We studied अभी तक वेस्टर्न हिस्ट्री, काफ़ी हद तक की यूरोपियन हिस्ट्री हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान में क्या हालात थे, तो हमने ब्रिटिश रूल इन इंडिया देखा, क्विकली देखा, सुपरफिशियली देखा, and we reached to the point where that rule ended, and that's where we culminated. We are going to move ahead. This is unit 7 of the thing that we are studying. इसके यूनिट का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कंटिन्यूटी एंड चेंज, एंड आई बिलीव दिस चैप्टर इज गोइंग टू आंसर व्हाट ऑफ इट, कि क्या हासिल किया ये सब करने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद क्या समझा, ये सब करने के बाद क्या हासिल हुआ। हिंदुस्तान की जो नेशन फॉर्मेशन है, इट वाज फॉर्म्ड बाय 2 प्रोसेसेस सेज आवर बुक। 2 प्रोसेसेस इसमें काम आई। पहली थी वो यूनिटी जो इम्पोज की कॉलोनियल रूल ने। इसके बारे में हमने बात की थी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, इस सब ने एक यूनियन की फीलिंग दी कि एवरीवन इज अंडर द सेम रूल, काइंड ऑफ ब्रिंग्स ब्रदरहुड वाली फीलिंग, फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग। Rule of law, modern means of communication such as railways and telegraph, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि these things kind of made because they were all facing the same issues, they were all, देखो सबको स्टैम्प पेपर चाहिए, ये नॉर्थ में भी चाहिए, साउथ में भी चाहिए, सब किसी एक शख्स को जानते हैं जिसका नाम वेल्सली है, ठीक। सो इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स देम ऑन द सेम पेज। सो दिस यूनिटी वाज फोर्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल। लेकिन हमने देखा कि इसके नतीजे में हिंदुस्तान की जो इकॉनमी थी, इट बिकेम ए डिपेंडेंट इकॉनमी। ये ब्रिटिश एम्पायर की डिपेंडेंसी में पली पड़ी, और हमने देखा कि दिस वाज चैलेंज्ड। अर्ली इकोनॉमिक क्रिटिक बाय डिफरेंट पीपल, वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़ एक ऑल इंडिया मूवमेंट डेवलप हुआ, जिसने पहले क्या किया, पहले इकोनॉमिक फाउंडेशंस का क्रिटिक दिया, जो ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक फाउंडेशंस थे उनका क्रिटिक दिया, और जो स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी हिंदुस्तान में इसने क्रिएट किया था उसको चैलेंज किया। इससे जो मूवमेंट क्रिएट हुआ, इट वाज ब्रॉडली अ पीपल्स मूवमेंट, जिसमें तमाम तरीके के हिंदुस्तानियों ने पार्टिसिपेट किया। सो दैट मीन्स डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट कास्ट्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसी से तो नेशन बनता है, और क्या बनता है? व्हेन एवरीवन फील्स लाइक सेम, थिंक्स लाइक सेम। सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर नाउ काइंड ऑफ forging a consciousness of what? Being Indian, हिंदुस्तानी होना। In this, the formation of the Indian National Congress as a broad all India forum of Indian aspiration, it played a critical role. इसने बड़ा central role अदा किया। हिंदुस्तान का जो फ्रीडम स्ट्रगल का मोमेंट है, ये दुनिया के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक है। काफ़ी एक बड़ा खित्ता था, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन थी जो इस मोमेंट में पार्टिसिपेट की। 1919 के बाद इन पर्टिकुलर इट वाज बिल्ड अराउंड द बेसिक नोशन कि जो लोग हैं, पीपल, दे हैड टू एंड दे कैन प्ले अ डिसाइसिव रोल इन पॉलिटिक्स। इसमें 2 चीज़ें हमने बोली, दे हैड टू एंड दे कैन। देखो, समटाइम्स यू कैन से दे हैव टू बट दे कांट। करना तो चाहिए उनको, लेकिन कर नहीं सकते। दूसरा, आप ये कह सकते करने की ज़रूरत नहीं और कर भी नहीं सकते। ये 2 चीज़ों को चैलेंज किया सिंगल हैंडेडली गांधी ने। गांधी जी ने बोला जिस तरीके की स्ट्रगल हम करना चाहते हैं वो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। दैट मीन्स ये गरिल्ला मूवमेंट नहीं हो सकता, ये मिलिटेंट मूवमेंट नहीं हो सकता, ये वायलेंट मूवमेंट नहीं हो सकता, ये गन से ये मूवमेंट नहीं हो सकता। सो द सेंट्रल आइडिया इज इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मूवमेंट। ये लोगों को करना है, लेकिन उसके लिए आपको
ये पोजीशन को पहले प्रूव तो करना पड़ेगा ना, आपको मानना पड़ेगा ना पर्सनली कि पीपल हैड टू एंड पीपल कैन, कि अगर सही में लोग करें तो ये हो भी सकता है और लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। गांधी वॉज ए फर्म बिलीवर इन पीपल्स पावर। तो इस मोमेंट ने पॉलिटिसाइज किया और पॉलिटिकल एक्शन में लाया हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद को। लॉट ऑफ इंडियन पीपल दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। गांधी जी का बहुत ज़्यादा यकीन था लोगों पे। ही ट्रस्टेड द जीनियस ऑफ द पीपल एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि लोग ही सेंटर होते हैं, इट्स नॉट लीडर्स हु क्रिएट अ मास मूवमेंट। दो कि ये मानते थे कि क्वालिटी ऑफ लीडर्स इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंस है लीडर्स की, लेकिन आप इसको वैसे ही समझ सकते थे, क्वालिटी ऑफ पीपल वुड क्रिएट क्वालिटी लीडर्स। अगर लोग ही वैसे हैं कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी लीडर्स, तब मसला गड़बड़ है। अदरवाइज ही बिलीव्ड इन द क्वालिटी of masses first and in the power of masses. He trusted their ability to be able to decipher between right and wrong, and this is also important to understand in the context of democracy itself. How can you have democracy if you do not trust masses? You just cannot have it. So if you have a democratic point of view, democratic bent of mind, then you would trust by and large the decision of masses. कि ठीक है, we have to trust these people, they are capable of taking wise decisions. And he did believe that. तो इसमें रोल अदा किया बड़ा इंपॉर्टेंट सत्याग्रह ने, सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्य सत्य इज ट्रुथ, आग्रह इज जद्दोजहद करना, अर्जिंग फॉर समथिंग, स्ट्रगल करना किसी के लिए। सो अर्जिंग फॉर ट्रुथ, सत्याग्रह करना, इसको गांधी जी ने सेंट्रल थीम बनाया एज अ मीन्स ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। और इससे उन्होंने जो मास मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हासिल करने की कोशिश की। अब वायलेंट मूवमेंट, इसके बरक्स वो कुछ ही लोग कर सकते हैं। ओनली अ फ्यू पीपल वुड बी नीडेड टू वेज अ वायलेंट मूवमेंट, अ कमिटेड कार्डर ऑफ पीपल, फाइटर्स। लेकिन अगर आपको एक नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन करना है, इसमें तब आपको देखिए फाइनली ताकत दोनों केस में आपको चाहिए होगी। एक केस में वो ताकत आप एसिमेट्री में है, एसिमेट्रिक है, वो बहुत सारे आप बहुत कम है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, आप उस एसिमेट्री को ख़त्म करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट वुड बी ए वायलेंट मूवमेंट। ठीक, उसमें डेडिकेटेड कार्डर होंगे, डेडिकेटेड फाइटर्स होंगे और वेपनरी इस्तेमाल होगी एंड यू विल फाइट इट आउट। नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन में आप कैसे करोगे? बाय नंबर्स। ठीक, इसमें इतने ज़्यादा लोग होने चाहिए दैट द ऑड्स आर इन योर फेवर। सो अ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन वुड रिक्वायर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, और एक वास्ट मेजॉरिटी इसको सपोर्ट करनी चाहिए, तभी जाकर ये काम हो पाएगा। तो इस पे लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट मासेस, इसमें फिर से आपको करना पड़ेगा। It was this faith in the participation of the masses that led to the support later for representative democracy and universal adult franchise. अब ये बहुत important है. Why did India turn out to be the way it turned out to be earlier? The roots of it would be in the nationalist movement. You see, lot of things are not possible. बहुत सारी कंट्रीज जो अपनी हिस्ट्री में आगे बढ़ती हैं, उनके अर्लियर फाउंडर्स ने दे कुड नॉट हैव इवन थॉट कि later this country would turn out to be something else. The earlier founding fathers would never have thought. बहुत सारे nations के साथ ऐसा होता है. Why is that so? Why are certain earlier populations able to take certain decisions which the later would not take? They are able to give certain concessions which the later are not willing to. Why does it happen in the history of nations? It is because the environment, वो माहौल जिसमें वो लोग बड़े हुए होते हैं कि वो फैसले लिए जा सकते हैं। तो अगर चूज करना है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, सो पीपल मस्ट बी ट्रस्टेड, पीपल मस्ट बिलीव इन इट। सो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ नेशनल कॉन्शियंस की बिल्डिंग। दिस डिड नॉट हैपन एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं हुई। हिंदुस्तान के केस में ऐसा हो पाया। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हिंदुस्तान में था, ये अपनी बिगिनिंग से ही डेमोक्रेटिक आइडियल्स को पॉपुलराइज करता गया।
ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लोगों के बीच पॉपुलराइज करता गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के सेशंस ही. सो देयर वुड बी डिस्कशन, देयर वुड बी डिबेट्स, बड़े ना हीटेड डिबेट्स होंगे. देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. न्यूज़पेपर्स में डिबेट्स होंगे, ऑथर्स रेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, पॉलिटिशियंस रेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. So that created an imagination in the people. What would हमारे सपनों का भारत look like? How would a free India look like? So those debates kind of build that imagination. So this idea was already popularized in the minds of people. And their struggle was also guided by these principles. What are you fighting for, you people? We are fighting for freedom, liberty, fraternity. We are fighting for freedom of speech. तुमने vernacular press act लगाया, इसको remove करो. Now these things are simultaneously building a conscience as well, a consciousness also in people. Consciousness for what? For these kind of nation building later. So this led to the introduction of parliamentary institutions on the very basis of popular elections. So why did India turn out to be the way it turned out to be? Because of all of these reasons. So much attention was later paid for the defense of civil liberties and freedom of press. Why? Because that's what people had been fighting against or fighting for. So one of the things that we can further argue is Indian National Congress तो मतलब हर एक घर में थोड़ी पहुंची होगी Indian National Congress. It did not reach the entire mass of Indian people. बहुत सारे जगहों पे historians they have shown कि local initiatives they were also taken by people to mobilize people locally. तो local issues को उठाया गया. And उनके जो demands थे they were specific local मसले पे. जैसे चंपारण का मसला है. अब चंपारण का मसला तो चंपारण का मसला है, खेड़ा का मसला खेड़ा का मसला है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का मसला अहमदाबाद मिल वर्कर्स का है. तो लोकल मसले हैं. और इसके अलावा भी नॉन कांग्रेस, अब तो इसमें चले गांधी जी डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बट नॉन कांग्रेस डिफरेंट ट्राइब्स के रिवोल्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों के रिवोल्ट्स हैं. तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं. सो दीज वर फॉर लोकल पार्टिसिपेशन. येट इवन आफ्टर knowing that these were not under the Congress ideology, yet they did draw inspiration from the tall leaders like Gandhi ji. अब ये tall figures होती है ना, they capture people's imagination. Even if people are not working directly under them, अगर वो directly उनकी पार्टी में नहीं है, they are still inspired by them. ये nature of human psyche है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं. It's just something you cannot avoid. When a tall leader emerges like Gandhi, people are awe-inspired. So these movements, these local movements, they might often not succeed in realizing their aims, क्योंकि छोटे लेवल पे ताकत भी नहीं है and all. जो बड़ी पार्टी होती है वो बहुत बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन को चला सकती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है. छोटा ग्रुप क्या कर सकता है, बहुत मुश्किल है उनके लिए. एंड दैट्स द रीज़न इनको कॉलोनियल गवर्नमेंट अक्सर कामयाबी के साथ रिप्रेस भी करती थी. लेकिन हम उनको तब भी टोटल फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि अपने लोकेलिटीज़ में ये सिंबलाइज करते थे, ये एम्बॉडी करते थे किस चीज़ को, कि हम पे जुल्म हो रहा है एंड वी आर फाइटिंग फॉर ए मोर जस्ट एंड ए मोर ह्यूमेन एग्जिस्टेंस. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लेटर केम अप विद, उसमें देयर आर लॉट ऑफ इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स. वी कैन आर्ग्यू वेदर इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल ऑन इम्प्लीमेंटिंग इट्स प्रोग्राम, बट वी फर्स्ट हैव टू डिस्कस व्हाई वाज इट इवन पॉसिबल, व्हाई वाज इट इवन पॉसिबल during earlier days for Indians to even forge that program. क्यों था ऐसा? जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा, जिस वक्त लोग पहले इलेक्शन के लिए वोट किए होंगे, उस वक्त के लोग why were they even able to decide कि ये हमारा प्रोग्राम होगा? वो फिर उसमें फेल हो गए, फेयर. वो उसमें पास हो गए, ये भी कोई आर्ग्यू कर सकता है, फेयर. बाद में देखेंगे फेल हुए या पास हुए, लेकिन डिसाइड ही कैसे कर पाए? Why did they not decide at that time कि हमको यहाँ कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी है, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमको यहाँ वन पार्टी रूल बनाना है, हमको यहाँ कम्युनिस्ट स्टेट बनानी है. They could have agreed on anything. हमको यहाँ खिलाफत बनाना है, जो भी बनाना है. They agreed on this particular we the people of India. Why? Yes, argue all day all night whether they have been successful.
द पीपल, इसमें कामयाबी मिली है क्या? That can be argued all day. But why were they able to do it at the very first place? It seems once again that these local traditions must have कि देखो ये जो जुल्म है नहीं, हमको इसको ख़त्म करना है, ये जो इनइक्वालिटी है हमको इसको ख़त्म करना है, ये जो कास्ट पे बेस्ड भेदभाव है हमको इसको ख़त्म करना है। ये तमाम चीज़ें जब आप रोज़ रोज़ दोहरा रहे हो, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, जब आज़ाद होंगे तो आप क्या दोहराएंगे? यही बात दोहराएंगे फिर से। We are going to discuss this thing. So post independence India, इसको इन डिफरेंट लोकल थॉट्स ने भी बहुत ज़्यादा एक रिच लेगेसी दी, और जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हुआ। कामयाब हुआ या नहीं, बहस देखेंगे आगे जाके कामयाबी हुई कि नहीं। So the process of looking at independent India, it has to be rooted in our understanding of the struggle which Indian National Congress did. जो भी फोर्सेस इसके साथ चले उस टाइम पे, जो भी इसको accompany किए। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं to understand मेरे सपनों का भारत, for that one has to understand वो सपना था क्या? वो सपना बना कैसे? How did that imagination emerge at all? So that what are we trying to answer? We are trying to answer what of it? ये हमने फ्रीडम स्ट्रगल अभी अभी समझा, ठीक है, हमने 100% डिटेल में 100 सेशंस में समझ लिया 1857 से 1947 तक क्या हुआ, एक एक डिटेल हमने पढ़ ली। अब क्या, what of it? ठीक, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो subsequently generations of leaders were created, statesmen of great order were created, and in tandem with Indian people they forged certain kind of institution. Now you understand the kind of institutions which emerged. Why did they emerge? Now this is a tool. That means इस tool को कहीं पे भी apply करो. Why did China become the way it became? Why did Pakistan become the way it became? Why did US become the way it became? Why did UK? Why did France? Why did Iran? Every state, every place, कोई भी जगह जैसी बनी वैसी क्यों बनी, उसके लिए क्या अब हमको ज़रूरत है? यहाँ से आपको हिस्ट्री की भी इम्पोर्टेंस पता चलती है। Why do you need to study history of a particular people? Why people do whatever they do? So social economic program institutions जो भी फिर इसके बाद रन होंगे, they continue the legacy of the freedom struggle. तो फ्रीडम स्ट्रगल अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम इसको समझ सकते हैं कि ये ब्रॉडली एक ऑल इंडिया मूवमेंट था जिसने तमाम तरीके के लोगों को कोशिश की अपने अंडर लेने की। ये मूवमेंट खुद में किन चीज़ों पे बेस्ड था? व्हेन वी लुक एट दिस मूवमेंट, एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला मूवमेंट, प्योरली फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला साइड, द नेशन दैट बिकेम इंडिया लेटर, इंडिया दैट इज भारत, जो वो बना, अगर हम उसकी बात करें, इट वॉज बेस्ड ऑन मॉडर्न वैल्यूज एंड आइडियल्स, एंड दिस रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विजन ऑफ इट्स लीडरशिप एज वेल। इस पर बड़ा मशहूर है, अगर आपको मौका मिले कभी तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पढ़े जवाहरलाल नेहरू का। तो वो क्या था, जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्ज करने, फ्रेम करने वाली असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी, तो उनको अब डिसाइड करना है ना हम बैठकर करने के वाले हैं, व्हाट इज़ अवर पर्पस, व्हाट्स अवर ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ना भी पढ़े, यू कैन स्टिल रीड हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल काइंड ऑफ उसकी कॉपी है, इट्स इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वी ट्राइंग टू फ्रेम। सो देन जब उन्होंने वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, फिर उस पर वोटिंग हुई होगी, फिर वो रेजोल्यूशन या तो पास हुआ होगा या तो रिजेक्ट हुआ होगा, या तो उस पर अमेंडमेंट्स हुए होंगे और फिर पास हुआ होगा। वट एवर द केस, फाइनली हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया। व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? यो वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग हैं, ये उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? इट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉलिटिकल विजन एंड ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम of the then leadership, and can we say by extension of the then people as well, because who are these people leaders of? We have already talked that Indian National Congress was what?
इट वॉज ए मास मोमेंट की पार्टी. इट वॉजेंट जैसे हमने कुछ देर पहले बात की, जब गोरिल्ला वॉरफेयर होता है या वायलेंट स्ट्रगल से, तो एक छोटा सा ग्रुप होता है वो ताकत को अपने हाथ में लेता है. सो वन पावर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप. वी कैन से चाइना ऐसा एक एग्जाम्पल है. लेकिन यहाँ पे वो हालात नहीं है. यहाँ पे क्या है, यहाँ मास की एक पार्टी है led by a people's struggle. So people's party has come into power and they are representing their vision. So this vision was that of a democratic, civil, libertarian and secular India based on a self-reliant egalitarian order and on an independent foreign policy. ये लाइन हमारे इस पूरे स्टडी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. मैं इस लाइन को फिर से दोहराऊंगा. हजरत कहते हैं, जो भी इसके राइटर हैं, कहते हैं दिस विजन वॉज दैट ऑफ, दैट मीन्स क्या है, मेरे सपनों का भारत, एक डेमोक्रेटिक, सिविल, लिबर्टेरियन, सेक्युलर इंडिया. 3 चीजें पता चली, डेमोक्रेटिक, सिविल, लिबर्टेरियन, सेक्युलर इंडिया, बेस्ड ऑन व्हाट, एक सेल्फ रिलायंट इगैलिटेरियन ऑर्डर और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. तो 5 कैरेक्टर्स होंगे इस हिंदुस्तान के, 5 कैरेक्टर होंगे इस हिंदुस्तान के. तो आपको ये डेल्व डीपर इनटू इट, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, इसके अंदर खुद से डेल्व डीपर. आई एम नॉट गोइंग मच डीपर इनटू इट कि व्हाट डज ईच ऑफ दीज टर्म्स मीन, बट फॉर यू वी वुड अंडरस्टैंड इट थ्रू टाइम. मतलब मैं इस वक्त इसको छोड़ रहा हूँ, वक्त के साथ हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, उस वक्त आप ये कनेक्ट करते रहेंगे. जब हम सिविल लिबर्टीज़ की बात करेंगे आगे जाकर 100 सेशन बाद, 50 सेशन बाद, जब भी वो टॉपिक आएगा, उस वक्त इस चीज़ को याद रखिएगा, सपनों का भारत क्या था. ठीक, फिर उसके बाद आप ये जजमेंट कर सकते हैं, हैज़ इट फेयर्ड वेल और नॉट. सिमिलरली सेल्फ लेड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, you understand the judgment criteria based on which you can say, has the nation been successful, has the nation achieved something, if yes, how much, if not, how much has it fallen short. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री आज़ाद हुई, आज़ाद होते टाइम इसने फैसला किया मुझे किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, मुझे अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है. किससे? मुख्तसर, मुझे किसी और चीज़ से लेना देना नहीं, गरीबी से बाहर निकालना है. और गरीबी के लिए मैं क्राइटेरिया यूज़ करूँगा $2 पर डे पर पर्सन, $2 पर डे पर पर्सन, और एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. 100 साल के बाद हम इस कौम का पर कैपिटा इनकम देखते हैं, इसका हम जिनी कोफिशिएंट देखते हैं कि कितना डिवीजन है, फिर हम देखते हैं $2 से नीचे कितने लोगों की इनकम है. हम देखते हैं आज़ादी के टाइम 60% पीपल वर बिलो $2 पर मंथ. अब एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इस वक्त 100 साल बाद 60% पहले थे, अब 5% है. ठीक, तो हम कहेंगे ये नेशन इस हद तक कामयाब हुआ है. किस हद तक? 60 से ये 5%. फिर हमें इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि इस वक्त में बाकी तमाम मुल्क सिर्फ 5% लोगों को गरीबी से बाहर निकल पाए, लेकिन यहाँ के लोग क्या कर पाए? 55% को बाहर निकाल. सो वी वुड से इट्स ए ग्रैंड सक्सेस. एंड देन इकोनॉमिस्ट से, सोशोलॉजिस्ट से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्चर्स है, दे से, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दे से कि 5% गरीबी रहेगी ही रहेगी चाहे आप कुछ भी करें. मैं हाइपोथेटिकल मिसाल दे रहा हूँ. then we can say this nation has been completely successful, it has met its target. ठीक, अब लेकिन आप आर्ग्यू करने आ रहे हैं मुझसे कि लेकिन सुल्का के यहाँ पे तो डेमोक्रेसी ही नहीं है, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं. लेकिन हमने क्या बात की? हमने बात की कि हम निकले कैसे करने, हम गरीबी खत्म करने निकले थे, हम डेमोक्रेसी करने नहीं चले थे. वैसे ही किसी भी नेशन की प्रोग्रेस, सक्सेस, फेलियर, उसको जज करने के लिए देखना पड़ेगा हम निकले कहाँ थे, और उसके लिए समझना पड़ेगा कि वेयर डिड द नेशन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम. तो इन्होंने ये जो डिफरेंट क्राइटेरिया बताए, हम इनको, मैं एल्सवेयर जब हम बात करते थे, सो आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, सो आई विल रिपीट दैट. हिंदुस्तान की जो स्टेट बनाने की कोशिश की थी फर्स्ट
इंडियंस ने 1947 के बाद, it was based on a few principles. First, it's not a ranking. First was democratic polity, कि हमारा पॉलिटी जो होगी ये डेमोक्रेटिक होगी. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वन मैन रूल नहीं होगा यहाँ पे, या वन पार्टी रूल नहीं होगा. डेमोक्रेसी होगी, लोग वोट करेंगे और अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे. दूसरा, इसका इकोनॉमिक सोशलिस्ट होगा, इगैलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा. जैसे इसमें आएंगे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, फिर से सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, बहस हो सकती है. तीसरा, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग, जैसे ये ITIs है, IITs हैं, IIMs हैं, RBI है, CAG है, SEBI है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. ये तमाम आज़ादी के टाइम पे ही नहीं बने थे हिंदुस्तान में, ये बाद में फिर वक्तन फ़वक्तन बनाए गए. लेकिन आइडिया अगर फॉर एग्जांपल आपका है कि मुझे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, तब आप क्या करेंगे? RBI would be given autonomy, IIT would be given autonomy, SEBI would be given autonomy. ठीक, जैसे नीति आयोग बनाते टाइम अगर आपका मकसद है कि मुझे एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंक टैंक चाहिए, तो आप उसको इंडिपेंडेंस देंगे. ठीक, अगर आपका ये मकसद नहीं है, you just want someone to help you, then you need not give them independence, right? So independent institution building, it seems to me, was one of the purposes when they started. Fourth, non-aligned foreign policy, कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे. जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अलाइंसेस का ज़माना चल रहा था. People were either falling into Soviet camp, people were falling into US वाला camp. So what did India do? It chose none of the camps. Non-aligned movement को spearhead किया इंडिया ने. Non-aligned movement, NAM कहते हैं उसको. So non-aligned foreign policy and then secular politics, कि हमारे जो कौम के मुद्दे और मकसद होंगे जिन पे हम बहस करेंगे, जिनके अराउंड हम पॉलिटिक्स करेंगे, वो होगी सेक्युलर पॉलिटिक्स. मज़हब पे नहीं करेंगे हम, मज़हब को हम इससे अलग करेंगे. ये तमाम सवालों पे हम धीरे धीरे, एक इन्फॉर्म्ड इंसान वही होता है जो अब इनको एक एक करके उठाएगा, देखेगा कि कामयाबी किस हद तक हुई, कामयाबी किस हद तक नहीं हुई. अच्छे पॉलिसी मेकर्स भी यही करेंगे. दे वुड लुक एट हम इन मामलात में कहाँ तक कामयाब हुए, कहाँ तक नहीं हुए. जहाँ कामयाब हुए क्यों हुए उससे सीखेंगे, जहाँ फेलियर हुआ क्यों हुआ वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. बट दिस गिव्स यू दैट ना कैटेगरीज ऑफ थॉट, दैट रोड मैप दैट यू नीड टू अप्लाई. नाउ बिकॉज these were the ideals, तो ये आइडियाज उस वक्त के लोगों के रहे होंगे. तो there were mass movements which popularized these ideas among people. The Indian National Congress itself was shaped on this democratic basis. और इसी बेसिस पे फिर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बना, और इन फोराज पे फ्री स्पीच एंड ओपिनियन वाज एनकरेज्ड. बट देन यू सी वक्त के साथ कि इसमें अगेन डिग्रेडेशन आई या सक्सेस हुई. एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है विच इज़ गुड फूड फॉर थॉट फॉर एनीवन हु इज़ लिसनिंग. वो ये है कि बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग पीपल. व्हेन पीपल सफ़र ना, इट क्रिएट्स रियल, होता जब आपके ऊपर बड़ा फोर्स होता है, फौलाद बनता है इंसान. सो बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग पीपल एंड दीज स्ट्रांग पीपल गेट यू गुड टाइम्स. सो बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स, बट गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल and weak people create bad times and bad times create strong people. तो ये साइकिल चलता रहता है. It's like the Christian wheel of fortune. And oftentimes people wonder कि what happens in these nations that they were able to do all of these things in their beginning, but later these are unthinkable. These are unthinkable for later people. How dare the earlier leader do so and so? People ask this question. They are in wonder. कैसे पहले वाले लीडर्स ने ऑफ ए हाइपोथेटिकल नेशन एक्स, कि उसने ये फैसला कैसे लिया? हाउ डेयर ही? बिकॉज एट दैट टाइम पीपल हैड दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. लेटर पीपल माइट नॉट हैव दैट. तो इस वजह से, एंड दैट्स व्हाई देयर हैज टू बी डायनामिज्म एज वेल स्टेट्स में, बिकॉज पीपल ऑल्सो चेंज, राइट? सो दिस एनकरेजमेंट ऑफ फ्री स्पीच एंड ओपिनियन, it was linked to the nationalists in the freedom struggle. क्यों? क्योंकि वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे अपने टाइम पे?
They were fighting against the attacks on freedom of press. वो भी चाहते थे कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, वो भी चाहते थे उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले. That is why you find Article 19 in the Constitution. जब मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई 1937-39 में, what did they do at that time? They extended the scope of liberties. और जब पूरी ताकत उन्हीं के हाथ में आई, so what would they do? वो इसको फॉर्मल शेप देंगे in the form of constitution. So these civil liberties were not just meant for a few selected few. No. तो इसमें तमाम उन लोगों को जो पीछे छूट गए थे हिस्टोरिकली, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया. और यही नहीं, जो लोग आइडियोलॉजिकली अपोजिट भी थे उनको भी इसमें एकोमोडेट किया गया. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो कांग्रेसमैन ने कम्युनिस्ट्स को डिफेंड नहीं किया ट्रायल्स में. जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने किसी कम्युनिस्ट को पकड़ा है, अब वो कम्युनिस्ट को डिफेंड करना है कोर्ट में, तो कांग्रेस के लॉयर्स नहीं करते थे क्या डिफेंड? करते थे डिफेंड. हिंदुस्तान के जितने भी लॉयर्स थे वो एक दूसरे को डिफेंड करते थे डिफरेंट जगहों पे. सो व्हाट वुड दैट क्रिएट? अंदर से एक सिंपैथी फॉर इवन एन ऑपोजिट थॉट. व्हाई? बिकॉज सेम रूलर दोनों को ये कर रहा है, हैरेस कर रहा है. सो कांग्रेसमैन डिफेंडेड कम्युनिस्ट्स इन डिफरेंट ट्रायल्स. 1928 में व्हाट कुड हैव बिकम पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इट वाज अपोज्ड बाय बोथ कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स उस जमाने में. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये स्ट्रगल जो लोगों ने सिविल लिबर्टीज के लिए की थी, इसने बड़ा इम्पैक्ट डाला हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसा. जो फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है और उसमें स्पेशली आर्टिकल 19 जो डिफरेंट सिविल लिबर्टीज को गारंट करता है हिंदुस्तान में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, you can see these directly as the legacy of Indian freedom struggle. But that doesn't mean everything was hunky-dory. Everything is perfect. The way they wanted, they were able to achieve. There were major discontinuities as well. कांग्रेस की लीडरशिप जब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के साथ थोड़ा थोड़ा खुद को एडजस्ट करने लगी, एंड इट डेवलप्ड सर्टेन फीचर्स जो इन आइडियल्स के खिलाफ थे. तो हम देख रहे हैं हम किन चीज़ों में पास हुए, किन चीज़ों में फेल हुए. तो कुछ कैरेक्टर्स कांग्रेस में दाखिल होना शुरू हुए जो उन आइडियल्स के खिलाफ थे, जिन आइडियल्स के लिए ये पहले उठे थे. बड़े सारे डिसीजंस लिए कांग्रेस ने जो उस आइडियल के खिलाफ थे. जैसे दे डिसमिस्ड वेरियस मिनिस्ट्रीज इन इंडिया. वेरियस मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की मशीनरी को डिसरप्ट कर रही है इन अ वेरी अथॉरिटेरियन मैनर. इन फैक्ट 1970s onwards there was a total collapse of institution of governance and democracy. बड़ा मशहूर है इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी वाला टाइम. ये जो 1975 की इमरजेंसी का टाइम है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सिविल लिबर्टीज़ के लिए लड़ा गया था, ये उसके लिए एक मेजर सेटबैक था, बड़ा सेटबैक. तो अब आप देख सकते हैं वही कि ये 25 साल बाद है लगभग आज़ादी से, 28 साल. सो पीपल आर लूजिंग, ये अगली जनरेशन आ रही है, पीपल आर लूजिंग दैट टच विद फ्रीडम स्ट्रगल एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी इज स्टार्टिंग टू फॉल. तो इस पीरियड में तमाम मेजर सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम्स लोगों के छीन लिए गए. बड़ा इसमें लोगों पे एक तरीके का जुल्म हुआ. जो जिन चीज़ों के लिए वो लड़े थे वही उनसे छीना गया. लेकिन फिर क्या हुआ? डेमोक्रेसी फिर से आई, लेकिन somehow deepening of democracy was taking place simultaneously. Elections took place once again. And Indian people उस टाइम पे they still showed a lot of resilience. और democratic process जो कुछ देर पहले छिन गई थी उनसे, they kind of waged a war against this emergency and they voted a new government to power, and that in itself is success, because sometimes everything going well does not show your character. Sometimes things falling badly shows your character. How you are with your wife and husband when everything is good does not necessarily show your character. Sometimes the character of people is checked when they are at their lowest. And this was one of those moments. We showed
दैट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक डीपन हुई है। अब ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक टेक्निकल टर्म है, ये इसके लिए यूज़ की जाती है ये टर्म, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो लिमिटेशंस थी नेशनल मूवमेंट की लेगेसी की, दे वर also pointed out by the radical and communist groups within and outside the parliament. Now this is also very important to understand कि नेशनल मूवमेंट की जो लेगेसी थी उस पे और एक क्वेश्चन मार्क किसने लगाया? कुछ रेडिकल और कम्युनिस्ट ग्रुप्स ने। इसको आप जानते हैं एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। आपने नक्सलिज्म डेफिनेटली सुना होगा, माओइज्म। ये क्या है? ये हिंदुस्तान में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। तो ये क्या दिखा रही है? लोग इसको उतना अच्छे से जानते नहीं हैं जो इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको इसके रूट्स पता होंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये आर्ग्यू किए कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, विच इज नेसेसरली एट दैट टाइम कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस की रेजिम्स दे हैव नॉट टेकन अप द प्रॉमिस दैट वाज मेड टू द पीपल। व्हाट प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? आज़ादी से पहले के वादे जो हैं, ये वो सुबह तो नहीं जिसका हमसे वादा किया गया था। ये तो वो कौन सा वादा था विच दे वर सेइंग कि नहीं पूरा हुआ? वो वही वादा है लैंड रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आज़ादी के बाद द पॉइंट वाज कि लैंड रिफॉर्म्स होंगे, लोगों को ज़मीन दी जाएगी, लैंड पे सीलिंग लगाई जाएगी। ये सारे एक्ट्स पास भी हुए, बट दे वर पीपल समहाउ फाउंड वेज अराउंड देम, और ये सक्सेसफुली हो नहीं पाया। तो इन्होंने, इस ग्रुप ने एम्फेसाइज किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस had a major limitation since it did not pursue the path of radical social and economic transformation in the period of national struggle or in post-independence freedom। ये कौन आर्ग्यू कर रहे हैं? जो लेफ्ट विंग है, जो कम्युनिस्ट सोच के हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टीज ये आर्ग्यू कर रही है, तो उसी का ऑफशूट है नक्सलिज्म। तो कम्युनिस्ट और जो रेडिकल ग्रुप्स थे, दे क्लेम टू बी द ट्रू इनहेरिटर्स ऑफ द स्ट्रगल, कि स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई है, एक ग्रुप को किसी और ग्रुप ने रिप्लेस किया है। और उनकी जो एस्पिरेशंस फॉर सोशल चेंज थी, दे वर एम्बेडेड इन द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल। सो वी वुड स्टडी अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड नक्सलिज्म एज वेल जब हम आगे बढ़ेंगे अपने सफर में। सो फॉर नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ द nationalist movement, how did it impact later India, and we briefly touched in what ways do you have to think about it, and in what ways are you going to say whether it was successful or where did it fail. We'll stop here and we would continue next time inshallah. Till then, if you have anything to ask, please do that.